तो दोस्तों, अभी तक आपने BS6 की एडवांस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग में देखा कि BS6 क्या होता है, BS6 भारत में क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, BS4 और BS6 में क्या अंतर है, BS6 और BS4 के कार इमिशन में कौन से गैस तथा पार्टिकल्स निकलते हैं, BS4 और BS6 के फ्यूल यानी ईंधन में क्या फ़र्क होता है। इन सब चीज़ों का आपने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लिया। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि BS6 के टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेज आया है, क्या बदलाव आया है, जो हम आने वाले गाड़ियों में देखेंगे और उसके समक्ष हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आने वाले उसको लेके। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ कंपोनेंट्स जो हमारे BS6 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और कुछ पहले के ही कंपोनेंट है जिसे मॉडिफाइड करके डाला गया है। तो हमने दो लेवल पे डिवाइड किया इसे, एग्जॉस्ट लेवल पे जो कि आपकी दाहिनी स्क्रीन के दाहिनी तरफ होगी, और इंजन लेवल पे जो आपकी स्क्रीन के बाईं ओर दिख रहे कंपोनेंट है, ये सब इंजन लेवल पे बदलाव किए गए हैं। तो मेनली हमारा जो फोकस रहेगा, जो नई चीज़ें डाली गई है एग्जॉस्ट लेवल पे, उसका वर्तमान रूप से स्टडी करना और विस्तार रूप से समझना कि वो क्या है, कैसे काम करता है, वो क्यों डाला गया है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी मार्केट में गाड़ी चलने के बाद में, और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा, हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उसे रिपेयर करने के लेके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जॉस्ट लेवल पे और इंजन लेवल पे क्या क्या नया आया है और क्या चीज़ों को मॉडिफाइड करके डाला गया है। तो अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्ट लेवल पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दाहिनी ओर दिख रहा होगा, तो सबसे पहला है DOC यानी कि डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद है LNT लीन नॉक्स ट्रैप। उसके बाद है DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। इसमें दो तरीके का होता है, एक कोटेड होता है और एक सेलेक्टिव होता है। फिर तीसरी बात आती है तो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, जो कि ऑलरेडी यूज हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे बात करें तो लिक्विड फ्लो सेंसर, जिसे हम T21 सेंसर के नाम से दिए हुए हैं यहाँ पे नाम। फिर उसके बाद है एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर, जो कि ऑलरेडी यूज में आ रहा था, बस इसे मॉडिफाइड करके डाल दिया गया है। और डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर लाइक T4 T5। फिर आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे NOx सेंसर लगा हुआ है, जो कि एग्जॉस्ट के द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का कितना रिसाव हो रहा है वो हमें मेजर करके बताएगा। फिर लैम्डा सेंसर, जो कि ऑलरेडी यूज में चल रहा था। और ये जो आपको दिख रहा है सप्लाई मॉड्यूल प्लस डोजिंग मॉड्यूल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करेगा। और इसका जो मेन हैंडलिंग सिस्टम होगा वो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम यानी ECU कंट्रोल करके रखेगा। तो आप इसका वर्किंग देख सकते हो कैसे बढ़ते जा रहा है ECU का रोल हमारे गाड़ियों के फंक्शन को कंट्रोल करने में। तो चलिए देखते हैं अब इंजन लेवल पे क्या बदलाव आया है। तो इंजन लेवल पे पहला जो बदलाव आया है, यानी कि मॉडिफिकेशन कहिए, प्लंजर पंप जनरेशन 2 का डाल दिया गया है, इलेक्ट्रिक EGR डाल दिया गया है, जनरेशन 2 कूलर डाल दिया गया है, जनरेशन 6 इलेक्ट्रिक एक्चुएटेड टर्बो डाल दिया गया है, जनरेशन 2 इंडिकेटर जो नैनोसेक पे काम करता है वो डाल दिया गया है, तथा इनटेक थ्रोटल को डाल दिया गया है। ये तो पहले से ही था, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ आपको देखने लायक होगी वो है EMS यानी कि लेटेस्ट जनरेशन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका रोल बहुत ही बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन हमारे गाड़ियों में, क्योंकि ये हमारे जैसे हमारे मनुष्य का पूरा शरीर का कंट्रोल दिमाग से होता है, उसी तरीके से ये जो EMS है यानी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरे गाड़ियों का कंट्रोल करता है और गाड़ी को ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस करने का काम करवाता है, या फिर वो चाहे इंजन लेवल पे हो या फिर एग्जॉस्ट लेवल पे हो। तो चलिए अब देखते हैं एग्जॉस्ट लेवल पे जो मेन बदलाव आए हैं उसके बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला अगर हम देखें DOC यानी कि डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों लाया गया है। तो DOC का मतलब होता है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। DOC का मुख्य उद्देश्य है कि एग्जॉस्ट गैस से जो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि HC और जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो बाहर निकल रहा है उसको कम करना DOC का मेन काम है। और ये DOC काम कैसे करता है, तो DOC की बात करें तो DOC प्लैटिनम तथा पैडियम के द्वारा कोटेड किया जाता है, ठीक है। और वो कैटलिस्ट के स्थान पे ऑक्सीजन बंधे होते हैं। जो ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन जो एग्जॉस्ट के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं, वो बंधे हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रक्रिया करके बाहर आपको पानी यानी H2O तथा CO2 के रूप में वातावरण में निकल जाता है, जिससे हमारे वातावरण को कम प्रदूषण होता है। तो ये हमारा
मेन मकसद था डीओसी लाने का, कि हमारा वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों के द्वारा वो कम हो जाए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एलएनटी क्या होता है। तो ये एलएनटी जो है यानी कि लीन नॉक्स ट्रैप इसको बोलते हैं, इसका मेन उद्देश्य है एनओएक्स को कम करना। तो ये एनओएक्स कम कैसे होता है, ये क्या काम करता है एलएनटी, उसके बारे में हम विस्तार रूप से देखते हैं इस पीपीटी में। तो सबसे पहले का आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये लीन जनरेशन के टाइम पे है और ये रिच जनरेशन के टाइम पे है। ठीक है, तो ये जो मेन मकसद है इस डायग्राम का, जो यहाँ पे स्टोरेज टैंक दिया हुआ है कि जब भी मतलब एग्जॉस्ट गैस के थ्रू एनओएक्स का रिलीज होगा तो ये इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टोर होने के बाद एक रीजनरेशन प्रक्रिया के थ्रू इस एनओएक्स को हम जला देते हैं बाद में, जब ये फुल हो जाता है तब रिच फ्यूल पल्स के द्वारा। ठीक है, और जहाँ तक बात करें इसके डिज़ाइन का और ये इसके मतलब ये कितने पैसों में बनेगा, तो ये इसका डिज़ाइन एक सिंपल होता है और ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है, इसलिए इसका यूज लो पावर डेंसिटी व्हीकल में किया जाता है। तो अब सिंपल शब्दों में इसका उद्देश्य, कार्य तथा इनपुट और आउटपुट के बारे में देखते हैं। यानी इनपुट आउटपुट का मतलब है कि इसका निवेश और उत्पाद क्या होता है, काम करने के बाद इसमें मतलब जब काम करता है तो इसके अंदर जाता क्या है और काम करने के बाद इसमें से निकलता क्या है, तो वो देखते हैं। एलएनटी यानी कि लीन नॉक्स ट्रैप होता है, इसका मेन उद्देश्य है एनओएक्स को कम करना। एलएनटी जो होता है वो प्लेटिनम, बेरियम कार्बोनेट तथा रेडियम द्वारा कोटेड किया जाता है। ठीक है, ये कोटेड रहता है ताकि ये कैटलिस्ट के रूप में अस्थायी रूप से काम करे। और ये जो कैटलिस्ट का मतलब जो हम बार बार यूज करें कैटलिस्ट, तो कैटलिक एक कहिए कि एक सामान से एक हम चीज़ें डालते हैं किसी भी रिएक्शन के टाइम पे, जो हमारे रिएक्शन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने में मदद करता है या फिर उस रिएक्शन को फास्ट करता है या स्लो करता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो एलएनटी है वो एनओएक्स को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है अपने आप में जब लीन ऑपरेशन के टाइम पे जो एनओएक्स रिलीज होता है तब, और जब हमारा रिच ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पे ये N2 रिलीज करता है, जो एनओएक्स हमने स्टोर और ट्रैप किया था, स्टोर किया था, तो उसको जला के ये N2 वातावरण में रिलीज कर देता है, जिससे हमारे वातावरण को कम प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है। हमारे जो NOx निकल रहा है एग्जॉस्ट गैस से, उसको ये N2 गैस में कन्वर्ट करके वातावरण में रिलीज कर रहा है। इसका अगर बात करें डिजाइन सिस्टम का, तो ये बहुत ही सिंपल होता है और लेस एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, और ये यूज होता है लो पावर डेंसिटी व्हीकल्स के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये क्या काम करता है। तो ये अगर इसका हम सिंपल भाषा में देखें कि इनपुट और आउटपुट क्या है इसका, तो जब लीन ऑपरेशन के टाइम पे जब एयर फ्यूल मिक्सचर यानी पतला रहता है, यानी लीन रहता है, जिसको हम पतला भी बोलते हैं और लीन भी बोलते हैं, उस टाइम पे जो NOx जनरेट होता है, यानी कि एग्जॉस्ट गैस के साथ जो NOx आ रहा है बाहर, वो LNT का कैटलिस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है अपने पास में। और फिर जब रिच ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पे क्या करता है कि एक पोस्ट इंजेक्शन किया जाता है, जिसके कारण LNT कैटलिस्टिक NOx को रिलीज करता है, जिसका रिएक्शन HCnCO के साथ होता है और वो फिर बाहर N2 गैस बन के निकल जाता है। और ये HCnCO होता क्या है, तो ये एक पार्ट है अमोनिया का, जो हमें थर्मल जो होता है, थर्मल एक डिकम्पोजिशन होता है यूरिया का, उसके बाद फिर एक हाइड्रो डिकम्पोजिशन होता है, वहाँ पे हमें यूरिया से फाइनली HCnCO एक केमिकल मिलता है, जिसके रिएक्शन होने पे NOx का, जिसके साथ NOx का रिएक्शन होने पे एक नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा LNT का मेन फंक्शन है और इसका काम करने का तरीका है। अब इसमें आप देखें कि मार्केट में जब आएगी ये गाड़ी ये सिस्टम के साथ, तो ये कैसे काम करता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं और हमें क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी इसको काम को लेके, तो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसका नाम है DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। अब ये क्या होता है डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर और ये कैसे काम करता है, उसके बारे में विस्तार रूप से अगर देखें तो सबसे पहले डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, तो वो हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं इसका बनावट कैसा है। तो ये आपको एक दिख रहा होगा पोरस मेम्ब्रेन, ठीक है, या पोरस वाल, जो सूट रिडक्शन मतलब यानी कि जो रीजनरेट होता है PM पार्टिकल्स गैस
एग्जॉस्ट गैस के द्वारा इसे ये ट्रैप करता है और एक जगह जाके इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। और बाद में रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू इसको हम जलाते हैं। तो जब एक इकट्ठा होने के बाद जब इसको रीजनरेट करके बर्न करते हैं तो एक्टिवली या पैसिवली दोनों तरीके से काम करके बर्न कर देता है सूट को या फिर कहिए तो पीएम पार्टिकल्स को, और फिर वातावरण में प्रदूषण कम हो जाता है जिसके कारण। और सिंपल भाषा में अगर इसका उद्देश्य देखें, कार्य देखें और इनपुट आउटपुट यानी कि निवेश और उत्पाद देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है एग्जॉस्ट गैस के द्वारा कार्बन और सल्फर पार्टिकल जो बाहर आ रहा है उसे कम करना। और ये कार्य कैसे करता है? इसका कार्य करने का भी सिंपल तरीका है कि कार्बन पार्टिकल को इकट्ठा कर लेता है एक जगह पे और फिर उसे एक फिल्टर की तरह जलाने में काम करता है, यानी कि फिल्टर की तरह जला देता है और फिर एक आपको फिर से एक फ्रेश फिल्टर बनता है जिसमें फिर से डिपोजिशन होता है और फिर से वो रिजर्वेशन प्रक्रिया के थ्रू जला दिया जाता है। ये साइकिल रिपीट होते रहता है। तो ये भी एक प्रोसेस है डीपीएफ के अंदर जो कभी ना कभी तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डीपीएफ को। तो उसको सही करने में या फिर ठीक करने में हमें क्या चैलेंजेस आएंगे मार्केट में, तो वो आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो क्यों लगाया जाता है गाड़ी में, आपने देखा। अब आगे देखेंगे हम कि मैनेज कैसे किया जाता है डीपीएफ को। डीपीएफ को एक कंप्यूटर कैलिब्रेशन के थ्रू मैनेज किया जाता है, यानी कि एक सिस्टम लगाया जाता है। आप कहिए तो एक सेपरेट मॉड्यूल भी लगाया जाता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो इसको कंट्रोल सिस्टम करता है, रीजनरेशन कब होना चाहिए और मतलब कितने टाइम के बाद होना चाहिए, वो सारा कैलिब्रेशन के थ्रू ये कंट्रोल होता है। अब आगे आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि सेलेक्टिव रिडक्शन कैटलिस्ट यानी कि SCR क्या होता है और इसका क्या काम है और ये क्यों यूज होता है हमारे गाड़ियों में। तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है उसका भी मेन काम है NOx रिडक्शन, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो निकल रहा है एग्जॉस्ट गैस के साथ उसको कम करना वातावरण में, ताकि वातावरण में कम प्रदूषण हो। तो ये एक पूरा सिस्टम डायग्राम देख रहे हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है जो हमें दर्शाता है कि एक स्ट्रक्चर कैसा होता है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का। तो इसमें सबसे पहले तो इसको काम है कि ये NOx का मतलब N2 गैस में बदलाव होता है अमोनिया से रिएक्ट होने के बाद। और अमोनिया कहाँ से आता है? तो अमोनिया एक डोजिंग यूरिया द्वारा दिया गया बाई प्रोडक्ट है, तो उसके साथ रिएक्शन करके हमें N2 गैस मिलता है। और ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन में और एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन उसी टाइम पे ये मोर इफिशिएंट भी है तुलना करें तो आप DOC से या फिर DPF से। और ये हाई पावर डेंसिटी व्हीकल में यूज किया जाता है। तो अब सिंपल भाषा में इसको समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसको कार्य कैसे करता है तथा इसका इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो SCR की जहाँ तक बात करते हैं ना, तो SCR में हमें इसका मतलब होता है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जिसका मुख्य उद्देश्य है एग्जॉस्ट गैस से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx बाहर आ रहा है उसको कम करना, इसका मेन उद्देश्य है। अब ये कार्य कैसे करता है, इसका कार्य करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो देखते हैं कैसे करता है। तो सेलेक्टिव कैटालिटिक जो होता है वो एक पतले आवरण में मेटालिक जियोलाइट मुख्य रूप से कॉपर और आयरन से कोटेड होता है। यानी कि ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, ये आपको पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये एक पतले अनावरण होता है, यानी कि एक कहिए तो थिन मेम्ब्रेन की तरह कहिए, एक जियोलाइट मेटेलिक जियोलाइट के द्वारा बना होता है। और वो खासतर जो मेटल यूज होते हैं मेटेलिक जियोलाइट में वो कॉपर और आयरन होते हैं। और ये फिर उसके बाद काम कैसे करता है ये कोटेड होने के बाद, तो उसका जो देखिएगा तो जो NOx आ रहे हैं एग्जॉस्ट गैस से उसका ये रिएक्शन करवाता है अमोनिया से। और फिर रिएक्शन होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैस से अमोनिया आ रहा है वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वातावरण में बाहर निकल जाता है, जिससे प्रदूषण कम होती है। तो जो ये अमोनिया होता है, यह आप यहाँ पे जो टैंक देख रहे हैं, ये आप यूरिया से भी अमोनिया एक्स्ट्रा किया जाता है, या फिर कहिए तो दूसरा एक होता है DEF करके होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो कि एक कम्बिनेशन होता है आपको 70% पानी तथा 30% लिक्विफाइड अमोनिया का। उसके थ्रू भी हम अमोनिया एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे NOx के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ताकि बाहर जो निकले गैस वो
एक हार्मलेस गैस के रूप में वातावरण में रिलीज हो। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसका आप थोड़ा डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये जो सिस्टम है यानी यूरिया को जो रिसाव हो रहा है यानी छिड़काव किया जा रहा है वो एक इंजेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और उस इंजेक्टर को एक एक्चुएटर के थ्रू ईसीयू के थ्रू कनेक्ट किया गया है ताकि ये यूरिया के छिड़काव उतना ही कर सके जितना हमें रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे कितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक्चुएटर से कंट्रोल होता है। और साथ में ये ईसीयू से कनेक्टेड है यानी कि पूरा इंजन सिस्टम जो मेन है इसका कंट्रोल कर रहा है। और ये जो डोजिंग यूनिट लगा हुआ है यहाँ पे, डोजिंग यूनिट का मिक्सचर का काम होता है। अब ये किस समय पे कितनी मात्रा में यूरिया आ रही है, उसका रिएक्शन हो रहा है और कैसे रिएक्शन हो रहा है वो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ये ईसीयू को पूरा तरह से सेंसर और कैनबैक्स और डायग्नोस्टिक कनेक्टर से कनेक्ट किया जाता है ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए डोजिंग यूनिट में या फिर आपको ये सप्लाई टैंक के मॉड्यूल में तो वो हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम डिटेक्ट कर सके कि इसमें प्रॉब्लम आखिर आया क्या है और ये क्यों ऐसा मतलब काम करने में इस पर परेशानी आ रही है। तो ये इसका सारा काम है और आने वाले टाइम में देखते हैं कि इसमें हमें क्या चुनौती मिलेगी, इसको मतलब सही करने में ये हो पाएगा कि नहीं, अगर ख़राब हो जाता है तो वो सब चीज़ें के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि इन सब सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी को देखा हमने तो वो आगे कैसे काम करेगा उसके बारे में भी एक पूरा सिस्टम रहता है ईएमएस जिसको बोलते हैं हम। तो जैसे एक मनुष्य के शरीर का पूरा कंट्रोल मनुष्य का ब्रेन करता है उसी तरह एक गाड़ी का पूरा कंट्रोल ईएमएस यानी कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसके मुख्य ब्रांच होते हैं, एक एक करके अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है काम और फिर उस सारे काम को एक जगह ईएमएस में इकट्ठा कर दिया जाता है जिसको आप अगर समझे आसान भाषा में तो जैसे कि इंजन ब्लॉक हुआ, आफ्टर ट्रीटमेंट यानी कि एग्जॉस्ट का आफ्टर ट्रीटमेंट जो परफॉर्मेंस चल रहा है मॉड्यूल का वो कैसा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो नहीं आ रहा है, वो डायग्नोसिस सिस्टम के थ्रू अगर उस मॉड्यूल को पर्टिकुलर मॉड्यूल को डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें क्या फॉल्ट है, क्या डीटीसी है वो डिटेक्ट कैसे करेंगे। फिर आपको व्हीकल का नेटवर्किंग यानी कि पूरी कैनवस वायरिंग का जो भी सिस्टम है, सेंसर्स हो गया, एक्चुएटर्स हो गया, वो सारे चीज़ इस कंट्रोल यूनिट के अंदर आपको एक ई प्रोम का ये या फिर डिफरेंट टाइप के मेमोरी यूज होते हैं जहाँ पे इन सब मतलब बॉक्स में यानी इन सब कंपोनेंट में कोई भी परेशानी आती है या वर्किंग में हो या फिर कोई भी इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी प्रकार का भी इसमें त्रुटि आता है तो ये ईएमएस को एक डायरेक्शन देता है और वहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट करता है जिसे डायग्नोसिस टूल के द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आखिर कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो अगर एक्चुएटर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्चुएटर्स भी इसमें डाले गए जैसे कि इंजेक्टर, एडब्ल्यू डोजिंग मॉड्यूल, फिर आपको टर्बो का हो गया, आपको सेंसर्स मोर देन 18 सेंसर्स यूज किए गए हैं जो डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करता है जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फ्लो सेंसर हो गया, तो ये सारा चीज़ होता है। अब इसमें क्या है, ये जो इतना सिंपल दिख रहा है उतना इसका वर्किंग करने का उतना ही कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। तो उसमें आपको एक सेपरेट मॉड्यूल डाला जाता है हर काम को आपका ये तो एक तरह से मॉनिटरिंग करने के लिए कि जैसे मान लेते हैं हमारा डोजिंग मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है, एक डोजिंग मॉड्यूल को किस समय पे कितना यूरिया का छिड़काव करना चाहिए आपको एससीआर के भल में ताकि वहाँ से जो एग्जॉस्ट गैस के साथ एनओएक्स आ रहा है वो फुली तरह से रिएक्शन करके जो बाहर गैस निकले वो नाइट्रोजन के रूप में निकले तथा H2 यानी कि पानी तथा CO2 के रूप में निकले जो कि लेस हार्मफुल है हमारे वातावरण के लिए। तो इन सब चीज़ों के आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो सिस्टम है डाला गया एक ये डायग्नोसिस सिस्टम के थ्रू हमारा यानी कि स्कैनर के थ्रू पता लगाएंगे कि आखिर हमारे जो नए नए यूनिट यूज किए गए हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें क्यों मतलब डीटीसी कोड आ रहा है, उसका कहाँ से वायरिंग में प्रॉब्लम है, कहाँ से सेंसर में प्रॉब्लम है, कौन से एक्चुएटर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो सारा सिस्टम एक डायग्नोस्टिक यूनिट के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। और एक बात ध्यान देने लायक है कि अब जो भी गाड़ी आएगी BS6 में जितने भी हो या लो कमर्शियल व्हीकल हो या हाईवे कमर्शियल व्हीकल हो उन सब में एक मतलब आपको कहिए तो क्या बोलते OBD2 यानी कि ये रहना बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना कोई गाड़ी आएगी नहीं क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डाले गए हैं गाड़ियों में उसका परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए एक ना एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए, एक कंट्रोल लूप चाहिए जो हमें बताएगा कि वो काम कैसे कर रहा है या फिर किस समय पे कैसे काम करना चाहिए। तो वो सारा कंट्रोलिंग सिस्टम आपको
एक मेन यूनिट जो कंट्रोल यूनिट है यानी कि ईएमएस है, वो सारा उसके थ्रू ऑपरेट करेगा। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आती है, प्रॉब्लम आती है, तो एक फॉल्ट जनरेट करेगा, फिर आपको एक मेन स्ट्रक्चर यानी ईएमएस में आपको स्टोर कर देगा। फिर उसे हम डायग्नोस्टिक सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट करेंगे कि वो क्या फॉल्ट है। और वहीं पर बात करें कि जब ये नया चीज़ में कोई भी आपको, जैसे हमने बदला किसी चीज़ को, डोजिंग मॉड्यूल को बदला, या फिर यूरिया टैंक को जो कंट्रोल फ्लो होता है वो जो मॉड्यूल कंट्रोल कर रहा है उसको बदलेंगे, तो उस टाइम पे हमें कैलिब्रेशन भी करना पड़ सकता है उस चीज़ों का, मॉड्यूल का, फिर प्रोग्रामिंग करना पड़ सकता है। तो वो सारा चीज़ कैसे होगा, वो भी उसके लिए भी आपको ओबीडी की ज़रूरत होती है। तो उसको हम भी डायग्नोस्टिक टूल यानी कि स्कैनर के थ्रू करेंगे। और अगर मान लेते हैं यूरिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, या फिर जो भी गैस आ रहे हैं बाहर एग्जॉस्ट गैस के द्वारा जो हमें हार्मफुल होते हैं हमारे वातावरण के लिए, तो उनको ट्रीटमेंट करने में जो भी सिस्टम लगाया गया है, तो उस सिस्टम में किसी प्रकार की खराबी आती है तो वो भी डायग्नोस्टिक टूल यानी स्कैनर के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा। और पूरी कैनवैक्स की वायरिंग तो पहले से ही आ रही थी पिछले कुछ सालों से, जो जैसे सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, आपको कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। जैसे हो गया क्रैंक सेंसर, कैम्प सेंसर हो गया, आपको टेम्परेचर सेंसर हो गया, रेल प्रेशर सिस्टम हो गया। तो इन सब चीज़ों का आपने देखा, पहले भी देखा है और अब आने वाले टाइम में भी देखेंगे कि कैसे काम करता है। भले ही इसकी मतलब नींव तो पहले ही डाली जा चुकी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे और भी इसमें बदलाव किए जाएंगे। और थोड़ा जब तक ये गाड़ी चलेगी तब तक ऐसे सिस्टम आते रहेंगे और हमारा जो मेन टूल है स्कैनर हमारा काम करते रहेगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बताया वो समझ में आई होगी अच्छे से। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे आने वाले स्लाइड्स हमारे साथ ही एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि जो सिस्टम है मार्केट में आने के बाद क्या चैलेंजेज होगा हमारे सामने। अगर ये ख़राब होता है तो हमारे सामने अगर आता है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, और जहाँ पे चैलेंज होता है वहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी होता है। एक बात का आप ध्यान देना, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि अगर ये जो मॉड्यूल है वो ख़राब हो गया तो उसको कैसे हम रिप्लेस किए बिना रिपेयर कैसे कर दें। क्योंकि अगर हम किसी ख़राब चीज़ को रिपेयर करेंगे तो ही हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, अगर उसे बदल दिया तो वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो चलिए, धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं, फिर देखते हैं कि हम और आप के का जो सीखने का जो दौर चल रहा है वो कब तक चलता है और हमेशा चलते रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए ट्रेनिंग आपको फ़ायदेमंद रहेगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो थैंक्स, बाय बाय।